हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 दोस्तों हमारा चल रहा है, जो कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है। ये पिछले चैप्टर 3 था, अब ये चैप्टर 2 हो गया न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जो मानव जनन है यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसकी हमने कई सारी वीडियो भी पहले प्रोवाइड करा दी है। तो यदि अभी तक आप पुरानी वीडियो को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भ्रूणीय विकास यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। तो किसी भी फीमेल के अंदर यदि हम बात करें, ओवरऑल यदि हम बात करें, मानव में जो मादा होती है उनमें जो भ्रूणीय विकास होता है यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, मतलब निषेचन के बाद जो भ्रूण का विकास होता है, वह प्रक्रिया कई स्टेप में संपन्न होती है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें भ्रूणीय विकास की, तो देखिए निषेचन से लेकर के भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से एक नया शिशु बनता है। तो जो भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया होती है, यह कई चरणों में संपन्न होती है। तो देखिए, सबसे जो पहली प्रक्रिया है इस चरण की, तो पहली प्रक्रिया है विदलन या मोरुला का निर्माण। मतलब निषेचन के बाद क्या होगा, सबसे जो पहली अवस्था आएगी इसमें विदलन या मोरुला का निर्माण होगा। दूसरी अवस्था क्या है, ब्लास्टुला का निर्माण। ये दूसरी अवस्था में ब्लास्टुला का निर्माण होगा। फिर तीसरी अवस्था में देखिए गैस्टुला या भ्रूण की जनन स्तरों का निर्माण होगा, ये तीसरी प्रक्रिया होगी। वहीं चौथी प्रक्रिया क्या होगी इसमें कि गैस्टुला से शिशु का निर्माण, मतलब आखिरी प्रक्रिया होगी, गैस्टुला से शिशु का निर्माण जो है संपन्न हो जाएगा। तो देखिए, सबसे जो पहला स्टेप है वो है विदलन या मोरुला का निर्माण। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं किसी भी विदलन या मोरुला की, तो देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो निषेचित अंडाणु होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो निषेचन के बाद जो बना हुआ जाइगोट या युग्मनज होता है, वह तेजी से समसूत्री विभाजन जो है उसमें होने लगता है। अब किसी भी जाइगोट या युग्मनज में क्या होने लगता है, माइटोसिस डिवीजन होने लगता है, मतलब कि समसूत्री विभाजन होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक जाइगोट जो है कई सारी कोशिकाओं या समूहों में बंट जाता है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार होने वाली जो विभाजन की क्रिया होती है, जिसमें केवल कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है लेकिन आकार वही रहता है, उसे ही हम विदलन कहते हैं। मतलब ओवरऑल आपको विदलन का मतलब क्या समझना है कि विदलन में होता क्या है। तो विदलन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोशिकाएं तो विभाजित होकर के एक जाइगोट से कई सारी कोशिकाएं बन जाएगी, पर किसी भी प्रकार से कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होगी। मतलब यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक ऐसा विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ जाए लेकिन कोशिकाओं का आकार ना बदले, इस प्रकार होने वाले विभाजन को हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। तथा इस विभाजन से बनी जो कोशिकाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ये चीजें जरूर आपको याद रखना है कि विदलन के परिणाम स्वरूप जो विभाजन से कोशिकाएं बनती है, उन कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। मतलब विदलन या मोरुला निर्माण में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा जाइगोट होगा, जाइगोट में समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इनमें समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप कई सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो कोशिकाएं जो है एक कोशिका से यहां पे कई सारी कोशिकाएं बन जाएगी। और यहां पे आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि एक कोशिका से कई सारी कोशिका तो बन जाती है विदलन में, लेकिन जो कोशिका का शेप होता है वो क्या होता है, वही रहता है, आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब आकार में वृद्धि नहीं होती है, खाली कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार यदि कोई विभाजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। तथा विदलन के परिणाम स्वरूप जो विभाजन होता है उससे जो कोशिकाएं बनती है उनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब एक चीज और आपको यहां पे ध्यान देनी है कि देखिए, विदलन के समय क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो 12 या 16 ब्लास्टोमियर्स का ही हो जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। मतलब देखिए, जो ये विदलन हुआ है, विदलन के परिणाम स्वरूप जो भ्रूण होता है वो 12 या 16 ब्लास्टोमियर्स का ही हो जाता है। मतलब जैसे ही विदलन की क्रिया होती है, इसमें से यानी जाइगोट जो है 12 से लेकर के 16 कोशिकी वाला ब्लास्टोमियर्स बन जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, तब इसे हम मोरुला कहते हैं। देखिए, मोरुला अवस्था की यदि हम बात करते हैं तो जो मोरुला अवस्था होती है ये गोलाकार होती है और 12 से 16 कोशिकाओं की बनी होती है। मतलब ये जो मोरुला वाली संरचना जब बनती है, इसमें ओवरऑल कितनी कोशिकाएं होती है, मैक्सिमम जो है यहाँ पे
16 कोशिकाएं होती है, जो कि कैसी होती है संरचना में यदि हम देखें तो सहतूत, जो कि मलबेरी के समान, मलबेरी का जो फल होता है, सहतूत का फल होता है, उसी के समान ये 12 से 16 कोशिकाएं जो होती है इनकी संरचना बन जाती है। तो ये मलबेरी के समान चूंकि संरचना प्रदर्शित करती है, इसीलिए इनका नाम जो है इसके मलबेरी के नाम पर ही मोरूला पड़ा। तो मतलब यहां पे आपको थोड़ा यह भी ध्यान में रखना है कि जो मोरूला शब्द के पीछे वजह क्या थी, तो जो मोरूला की संरचना होती है ये सहतूत के या मलबेरी के फल के समान होती है, जिस कारण से इसको मोरूला अवस्था नाम दिया गया इस अवस्था को। और यहां से जो भ्रूण होते हैं वो धीरे धीरे गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाते हैं। मतलब जैसे ही जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये 16 कोशिकाओं वाला बनता है, वैसे ही ये धीरे धीरे कहां पहुंचने लगते हैं, गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद स्थापित हो जाते हैं गर्भाशय में। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद अब आता है दूसरा स्टेप, यानी कि ब्लास्टुला का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। तो देखिए ब्लास्टुला की यदि हम बात करते हैं तो मोरूला अवस्था के बाद जो मोरूला के ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो विभाजित होने लगते हैं, और विभाजित होने के साथ साथ ही इस प्रकार विभाजित होते हैं कि उनमें जो है उनके बीच एक गुहा बन जाती है, जिसको हम ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं। तो जो मोरूला अवस्था होती है, इस मोरूला अवस्था में क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, मतलब जो कोशिकाएं विभाजित होकर के 16 कोशिकाएं बनी थी ब्लास्टोमियर्स की, तो वो 16 कोशिकाएं यानी कि जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं, तो ब्लास्टोमियर्स जैसे ही विभाजित होते हैं उसके साथ ही साथ इनमें एक क्या होता है, गुहा का निर्माण हो जाता है, जिस गुहा को हम ब्लास्टोसील नामक गुहा कहते हैं। और देखिए एक चीज और आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि जो मोरूला होता है, मोरूला से यदि ब्लास्टुला का निर्माण होता है, तो मोरूला से जो ब्लास्टुला बनने की क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ब्लास्टुला से ब्लास्टुला का निर्माण होना, चूंकि मोरूला से ब्लास्टुला का निर्माण होता है, तो मोरूला से ब्लास्टुला के निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाती है, ब्लास्टुलेशन कहलाती है। तो ओवरऑल आपको यहां पे 2 से 3 चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि जो कोई भी जाइगोट है उसमें लगातार विभाजन होने से कई सारी कोशिकाएं बन जाती है, लगभग 12 से 16 कोशिकाएं जो बन जाती है, जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो मतलब यहां पे आपको ध्यान में रखना है 2 से 3 चीजें। पहली चीज क्या है कि देखिए जो जाइगोट होता है उसमें विभाजन के पश्चात जो है कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और कोशिका की वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रवस्था को हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। और विदलन के परिणाम स्वरूप जो विभाजन होता है उससे जो कोशिकाएं बनती है उनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और एक चीज और आपको यहां पे क्या ध्यान में रखना है कि जो 12 या 16 ब्लास्टोमियर्स को ही हम क्या कहते हैं, जो 16 कोशिकी वाला ब्लास्टोमियर्स बन जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि जो लगातार जाइगोट में विभाजन हुआ उसके परिणाम स्वरूप 16 कोशिकी ब्लास्टोमियर्स बने, जो कि किसके परिणाम स्वरूप बने, विदलन के परिणाम स्वरूप बने। और विदलन के समय क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो जाइगोट होता है वो 12 कोशिकी वाला जब बन जाता, 12 से लेकर के 16 कोशिकी वाला जब बन जाता है तो उसे हम मोरूला अवस्था कहते हैं। और मोरूला से जब ब्लास्टुला बनता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन कहते हैं। तो अब इस अवस्था में क्या होता है कि जो मोरूला होता है उससे ब्लास्टुला का निर्माण हो चुका होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन कहते हैं। देखिए लगभग 24वें दिन क्या होता है, जैसे ही निषेचन के 24वें दिन क्या होता है कि जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंसकर स्थापित हो जाते हैं। मतलब ब्लास्टुला स्टेज में ही जो भ्रूण होते हैं वो 24वें दिन क्या कहां चले जाते हैं, वो 24वें दिन अंडाशय की जो एंडोमेट्रियम परत होती है, गर्भाशय में हमने देखा था कि 3 परत होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम जो आंतरिक परत होती है वहां पर जाकर के भ्रूण जो है स्थापित हो जाते हैं। तो मतलब 24वें दिन जो भ्रूण होते हैं वो कहां जाके स्थापित हो जाते हैं, यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम दीवार होती है उसके अंदर धंस करके स्थापित हो जाते हैं। और इसके बाद फिर गैस्टुला अवस्था का निर्माण होने लगता है, मतलब इसके बाद जो है गैस्टुला का निर्माण होगा। तो अब देखिए गैस्टुला निर्माण, तीसरी प्रवस्था है इसके निर्माण की, गैस्टुला का निर्माण। तो देखिए गैस्टुला के निर्माण में क्या होगा, देखिए जो ब्लास्टुला बना है ना, ब्लास्टुला में तेजी से क्या होगा, विभाजन होगा, और विभाजित होकर के तथा अपने ब्लास्टोमियर्स को पुनर्व्यवस्थित करके भ्रूण के चारों तरफ 3 जनन स्तरों को क्रमशः एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण कर देता है। मतलब जैसे ही गैस्टुला अवस्था आती है, इसमें जो ब्लास्टुला बना होता है उसमें तेजी से विभाजन होगा, और विभाजन के परिणाम स्वरूप जो ब्लास्टोमियर्स की कोशिकाएं हैं, यानी जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इनको पुनर्व्यवस्थित करके भ्रूण क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक 3 जनन स्तर, मतलब कि भ्रूण में जो 3 जनन स्तर होती है,
तीन लेयर का निर्माण करेगा। एक तो है एक्टोडर्म, दूसरी है एंडोडर्म और तीसरी कौन सी है, मीसोडर्म। तो देखिए यहां पे आपको एक चीज क्या देखनी है कि जो यहां पे भ्रूणी विकास के दौरान जो गैस्टुला अवस्था में, देखिए जो गैस्टुला अवस्था है ना, इस गैस्टुला अवस्था में क्या होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि गैस्टुला अवस्था में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। गैस्टुला अवस्था में 3 जनन स्तरों का निर्माण होगा। तो 3 जनन स्तरों में से जो पूरी की पूरी जनन स्तर बनी है, जिसमें से पहली क्या है, जिसमें से एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म हो गया, और फिर इसके अलावा कौन सा हो गया, एंडोडर्म हो गया, और मीसोडर्म और एक क्या हो गया, एंडोडर्म। तो ये तीनों के तीनों जो परत बनी है या तीनों के तीनों जो स्तर बने हैं, यही तीनों स्तर ही शरीर के सभी भागों का निर्माण करेंगे। तो यहां पे आपको क्या देखना है कि जो ब्लास्टुला अवस्था थी, ब्लास्टुला में अब तेजी से विभाजन होगा और विभाजित होकर के यह ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं इनको पुनः स्थापित करके भ्रूण अपने चारों तरफ 3 जनन स्तरों का निर्माण कर लेता है, जिसमें से एक्टोडर्म हो गया, मीसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों स्तरों का भ्रूण गैस्टुला अवस्था में निर्माण कर लेता है। और देखिए भ्रूण की इसी अवस्था को गैस्टुला कहते हैं, तथा ब्लास्टुला से गैस्टुला बनने की जो क्रिया होती है ना, इसको हम गैस्टुलेशन कहते हैं। देखिए जैसे ही 3 जनन स्तरों वाली कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, मतलब भ्रूण में जैसे ही 3 जनन स्तर बन जाएंगे, इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, गैस्टुला अवस्था कहते हैं। और ब्लास्टुला से जो गैस्टुला बनने की जो क्रिया होती है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, गैस्टुलेशन कहते हैं। तो 2 चीजें आपने देखी कि यहां पे जब ब्लास्टुला का निर्माण हो रहा था, तो ब्लास्टुला का निर्माण होता है मोरुला से, तो मोरुला से जब ब्लास्टुला बनता है तो उसको हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं, और जब ब्लास्टुला से गैस्टुला का निर्माण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, गैस्टुलेशन कहते हैं। अब देखिए गैस्टुलेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप या गैस्टुला जो होती है, गैस्टुला में ये तीनों जो स्तरें होती है, यही भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। मतलब क्या है यहां पर कि जो यही तीनों कोशिकाएं, तीनों जो स्तर बनी है, जो एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ये जो क्रमशः जनन स्तर बनी है तीनों, यही बॉडी के पूरे अंगों का निर्माण करेगी आगे चल के। देखिए यहां पर इन चीजों पर जरूर गौर करना है, क्योंकि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि जो जैसे मान लीजिए किसी भी अंग का नाम दे देगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि अग्नाशय, अब आपसे पूछेगा कि अग्नाशय व यकृत में, यकृत का जो निर्माण होता है यानी इनका जो फॉर्मेशन होता है वो भ्रूण की किस परत से होता है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के यहां पे आपको एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों जनन स्तर किन किन भागों का निर्माण करेगी, ये आपको देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म किसका किसका निर्माण करती है, तो देखिए सबसे पहले यदि एक्टोडर्म की बात करते हैं तो इस स्तर के द्वारा शरीर की जो तंत्रिका तंत्र होती है, यानी जो नर्वस सिस्टम होता है, इसके अलावा जो ब्रेन या मस्तिष्क हो गए, इसके अलावा स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु तथा कपालीय जो उपास्थियां होती है, अब इसके अलावा जो रेटिना होता है, आंख की जो रेटिना होती है, इसके अलावा जो आंख की कार्निया होती है और आंख का जो लेंस होता है, इसके अलावा जो अंतःकर्ण होता है, मतलब कान का आंतरिक भाग जो होता है, और इसके अलावा जो मुख गुहा होता है, इसके अलावा मलाशय हो गया। मलाशय के अलावा जो भी संवेदी अंग यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स जो भी होते हैं, इसके अलावा जो पिनियल ग्लैंड होती है, पिनियल ग्लैंड के अलावा जो प्यूस ग्लैंड होती है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, उसका पश्च व मध्य पिंड, इनका सभी का सभी निर्माण जो होता है वो कहां से होता है, भ्रूण की एक्टोडर्म परत से होता है। तो एक्टोडर्म परत से आपको याद रखना है कि एक्टोडर्म परत से किनका किनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और जो कपाली भाग होते हैं, इसके अलावा आंख की रेटिना, कॉर्निया और लेंस, इसके अलावा अंतःकर्ण, मुख गुहा, मलाशय और जो भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं, और पिनियल ग्रंथि से लेकर के जो पीयूष ग्रंथि का पश्च व मध्य पिंड, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका खाली पश्च व मध्य पिंड का निर्माण ही एक्टोडर्म से होता है। तो आपको याद रखना है कि एक्टोडर्म से इतने सारे चीजों का निर्माण होता है। तो जो भी ऑर्गन्स है सबका निर्माण किसी न किसी जनन स्तर की कोशिकाओं से ही होगा। तो जो जनन स्तर है बेसिकली एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म से तो आपने देख लिया कि इनका किनका निर्माण होगा। अब चलते हैं मीसोडर्म में। तो मीसोडर्म की यदि हम बात करते हैं तो देखिए मीसोडर्म के द्वारा क्या होता है कि जो कशेरुक दंड होता है यानी कि जो वर्टिब्रम कॉलम होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो उपांगीय कंकाल होते हैं, देखिए 2 ही प्रकार के कंकाल होते हैं, एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो यहाँ पे जो उपांगीय कंकाल है ना, इसका निर्माण कहाँ किससे होता है, मेसोडर्म से होता है।
वहीं जो रेखित अरेखित व हृदयक पेशियां होती है, इनका भी निर्माण कहां से होता है, तो मेजोडर्म से होता है। इसके अलावा किडनी और जो गोनैड्स होते हैं, मतलब जो वृक्क और जनन होते हैं, इसके अलावा जो भी मूत्र और इसके अलावा जो जनन नलियां होती है और जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है यानी कि ब्लड रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, इसके अलावा जो लसिका तंत्र होता है यानी लसिका सिस्टम होता है, लिम्फ सिस्टम, इसके अलावा जो प्लीहा का निर्माण होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, मृत कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। तो यहां पे आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जो मेजोडर्म होता है यह मुख्य रूप से कशेरुकदंड यानी कि वर्टिब्रम कॉलम का निर्माण करते हैं। इसके अलावा उपांगीय कंकाल और तीनों ही प्रकार की पेशियां, मतलब तीनों ही प्रकार की मसल्स, चाहे वो रेखित पेशी हो, चाहे वो अरेखित पेशी हो, और इसके अलावा चाहे वो हृदयक पेशी हो, इसके अलावा जो वृक्क व जनन होते हैं तथा मूत्र नलियां और जो परिसंचरण तंत्र से लेकर के लसिका तंत्र व प्लीहा यानी कि स्प्लीन तक का जो निर्माण होता है वो मेजोडर्म से होता है। इसके अलावा देखिए जो एंडोडर्म होती है, एक आखिरी स्तर जो जनन स्तर है एंडोडर्म, जो कि आंतरिक स्तर भी है। तो एंडोडर्म की यदि हम बात करते हैं, इससे भी कई सारे भ्रूण के भाग बनेंगे। तो देखिए इस स्तर के द्वारा क्या बनता है, बेसिकली अमाशय यानी कि स्टमक का निर्माण होता है। स्टमक के अलावा आंत यानी इंटेस्टाइन, टंग यानी कि जीभ, इसके अलावा लीवर या यकृत, पैंक्रियाज या अग्नाशय व थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अग्रपिंड होता है उसका निर्माण भी होता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पश्च व मध्य पिंड है इसका निर्माण कहां से होता था, एक्टोडर्म से होता था। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो अग्रपिंड होती है, अग्रपिंड का निर्माण कहां से होगा, एंडोडर्म से होगा। वहीं जो थाइमस ग्रंथि होती है, इसके अलावा फेफड़ों का और जो योनि यानी कि वजाइना की जो दीवार होती है इसका निर्माण, तथा साथ ही साथ यूरेथ्रा यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है इसका निर्माण। यहां पे आपको देखना है कि इन सभी का निर्माण कहां से होता है, भ्रूण की एंडोडर्म परत से होता है। अब देखिए यहां पे आपको तीनों जनन स्तरों से आपको यह तो समझ में आ गया कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म किन किन परत का निर्माण करते हैं। अब इसके अलावा जो आखिरी स्टेज है, मतलब जो गैस्ट्रुला से अब शिशु का निर्माण होगा, तो इस प्रक्रिया में आपको देखना है कि पूरे के पूरे जो 9वें महीने तक की कहानी है, इसमें कैसे कैसे भ्रूण का पूरा डेवलपमेंट होकर के शिशु का निर्माण होगा। तो देखिए गैस्ट्रुला से आप शिशु का निर्माण देखते हैं, तो देखिए भ्रूण के जो 7वां सप्ताह होता है ना, 7वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तर का निर्माण हो जाता है। मतलब कि जो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण हुआ है वो 7वें सप्ताह तक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अंगों के जो बनने की प्रक्रिया होती है या निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है वो भी लगभग स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि जो 7वां सप्ताह है यहां तक तीनों जननिक स्तरों का निर्माण हो चुका होता है। अब इन जननिक स्तरों के माध्यम से ही तो सभी अंगों का निर्माण होगा। तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये स्तरें विभिन्न अंगों का निर्माण करने लगती है, और 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह तक में क्या होता है कि हाथ हुआ पैर का निर्माण हो चुका होता है। मतलब हाथ हुआ पैर पूर्ण रूप से बन जाते हैं। ये कब बन जाते हैं, 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह के मध्य, मतलब निषेचन के बाद जो 7वें से 9वां सप्ताह है यहां तक में हाथ हुआ पैर का निर्माण हो चुका होता है। इसके अलावा पाचन व श्वसन एवं लैंगिक अंग भी अब तक बन जाते हैं। मतलब जो भी लैंगिक अंग है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे गोनैड्स में वृषण या अंडाशय हैं, इनका निर्माण भी चूंकि हो चुका होता है। तो आपको यहां पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि डाइजेशन और रेस्पायरेशन, इन दोनों का डेवलपमेंट भी गैस्ट्रुला निर्माण में होता है। और कब होता है, तो ये 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य होने लगता है। तो आपको यहां पे 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह की कहानी में आपको यह देखना है कि जो पूरा का पूरा हाथ पैर है वो डेवलप हो चुका होता है। इसके अलावा जो डाइजेशन हुआ, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके अलावा जो भी लैंगिक अंग है ये भी अब तक क्या हो चुके होते हैं, बन चुके होते हैं। मतलब ये 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह तक में इतनी चीजें बन चुकी होती है। अब आपको यहां पे एक चीज और देखना है कि इसी समय तक भ्रूण का सिर शरीर का लगभग आधा बन चुका होता है। मतलब 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह के बीच के मध्य ही आधा सिर का भी यानी हेड का आधा फॉर्मेशन भी हो चुका होता है। अब देखिए जैसे भ्रूण 3 माह में पहुंचता है, मतलब 3 माह तक भ्रूण जो होता है वह लगभग 3 इंच लंबा हो चुका होता है। जैसे ही 3 मंथ हो चुके होते हैं निषेचन के बाद, तो भ्रूण में क्या होता है कि भ्रूण की जो साइज होती है वो लगभग 3 इंच हो चुकी होती है। तो मतलब 3 माह तक जो भ्रूण की साइज होती है वो लगभग 3 इंच तक हो चुकी होती है, और इसमें कंकाल तंत्र भी बन जाता है। तो मतलब तीसरे माह तक में कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम का निर्माण भी हो चुका होता है। अब इसके बाद देखिए तीसरे माह के बाद अब आते हैं चौथे माह में।
तो चौथे माह में क्या होता है, जैसे ही चौथा माह स्टार्ट होता है, चौथे माह के कंप्लीट होते तक में जो भ्रूण होता है वो लगभग 7 इंच का हो चुका होता है। तो तीसरे माह तक जो भ्रूण था वो 3 इंच लंबा हो चुका था, लेकिन जैसे ही 1 मंथ और बढ़ेगा, चौथे महीने में जब भ्रूण पहुंचेगा वो 7 इंच तक का हो चुका होता है। तथा इसका जो सिर होता है और शरीर पर जो रोएं होती है, रोएं भी इसके शरीर पर बन चुकी होती है। अब चौथे महीने के बाद जब 5वें महीना में भ्रूण आएगा, तो 5वें माह में क्या होगा कि जो आहार नाल होती है, आहार नाल के साथ साथ में रक्त व अस्थि मज्जा भी पूर्णतः बन चुके होते हैं। 5वें माह में जो आहार नाल होती है और इसके अलावा ब्लड व जो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, जहां की ब्लड का बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त कणिकाएं होती है, उनका निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में ही यानी कि बोन मैरो में ही होता है। तो 5वें माह में जो रक्त होता है वह इसके साथ साथ अस्थि मज्जा का निर्माण भी हो चुका होता है। और छठे माह तक फीटस जो होता है वो मानव का छोटा रूप धारण कर लेता है। 6वें महीने के कंप्लीट होते तक में मानव का एक छोटा सा रूप जो है, जो भ्रूण होता है वो धारण कर चुका होता है। अब देखिए इसी माह में क्या होता है कि इस माह के प्रारंभ में ही भ्रूण के हृदय की धड़कन को हम उदर गुहा के ऊपर से सुना जा सकता है। मतलब जैसे ही यहां पे आपको देखना है कि जो 6वां माह होता है, तो 6वें माह के अंत तक, 6वें माह के अंत तक आपको यहां पे क्या दिखाई देने लगेगा कि जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण के जो हृदय की धड़कन होती है उसको हम मादा की उदर गुहा के ऊपरी भाग से सुन सकते हैं। वहां पे हम कान को लगा करके वहां पे हम किसी भी भ्रूण के जो हृदय की धड़कन होती है उसको सुना जा सकता है। तो 6ठे माह के अंत तक में जो भ्रूण होता है ये लगभग एक छोटा सा रूप धारण कर चुका होता है शिशु का। और 6ठे माह के कंप्लीट होते तक में जैसे ही 7वां माह स्टार्टिंग होने को होता है, वैसे ही हम किसी भी भ्रूण के जो हृदय की धड़कन होती है उसको हम मादा के उदर गुहा के ऊपरी भाग में कान लगा करके सुन सकते हैं। जैसे ही 7वें माह की स्टार्टिंग होती है, 7th मंथ में क्या होता है, जो फीटस होता है वो मानव के गर्भाशय से बाहर रहने योग्य हो जाता है। 7वें महीने तक में जो फीटस होता है इसका निर्माण इतना हो चुका होता है कि यह गर्भाशय से बाहर रहने के योग्य हो चुका होता है। मतलब जो शिशु जो बन चुका है वो लगभग यदि 7वें महीने में भी यदि बाहर आ जाए तो वो गर्भाशय से बाहर रहने योग्य हो चुका होता है। क्योंकि वेल डेवलप नहीं होता है, फिर भी ये बाहर रहने के योग्य इतना डेवलप हो चुका होता है कि यह गर्भाशय के बाहर डेवलप हो सकता है। मतलब गर्भाशय के बाहर रहने के योग्य यह बन चुका होता है। 8वें माह में क्या होता है कि जो भ्रूण होता है इनमें क्या होता है कि वसा का जमाव होने लगता है। तो 8वें माह में किसी भी जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो है, इसमें क्या होगा, वसा का यानी कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगेगा। और जो इसका शरीर होता है ना, ये 8वें माह में भरा पूरा हो जाता है। मतलब जैसे ही वसा का कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर भी क्या हो जाएगा, भरा पूरा हो जाएगा। और 9वें माह तक जो भ्रूण होता है वो लगभग 20 इंच लंबा और 6 से लेकर के 8 पाउंड का होकर के शिशु जन्म के लिए तैयार रहता है। मतलब 9वें महीने के कंप्लीट होते तक में जो शिशु होता है वो 20 इंच तक लंबा हो चुका होता है और वह पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुका होता है। और फिर फिर इसके बाद जो प्रसव क्रिया होती है, प्रसव क्रिया के माध्यम कोई भी जो भ्रूण होता है वह फिर शिशु जो होता है, जो भ्रूण है यहाँ पे, वो शिशु का निर्माण करके शिशु जो है वो प्रसव क्रिया के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया की कहानी क्या थी कि जो भ्रूणी निर्माण की प्रक्रिया होती है ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। 4 स्टेप में से पहला स्टेप था विदलन का निर्माण, विदलन या मोरुला का निर्माण, जिसमें कि क्या होता है, कोई भी जाइगोट में विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, मतलब समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जाइगोट होता है वो कई कोशिकाओं में बढ़ जाता है और इस प्रकार के विभाजन को हम विदलन कहते हैं। और विदलन के परिणाम स्वरूप जो हुए विभाजन से बनी कोशिकाएं होती है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम ब्लास्टोमियर्स कोशिकाएं कहते हैं। और जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ना, ये 16 कोशिकाओं तक के होते हैं। तो 12 से लेकर के 16 कोशिकाएं की जो ब्लास्टोमियर्स जब बन जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। और जब फिर मोरुला से फिर किसका निर्माण होता है, ब्लास्टुला का। तो मोरुला से जो ब्लास्टुला निर्माण की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ब्लास्टुलेशन कहलाती है। तो ब्लास्टुलेशन के बाद फिर क्या होता है, गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन में क्या होता है कि गैस्टुला का निर्माण होता है। तो ब्लास्टुला से गैस्टुला का निर्माण होता है जिसे हम गैस्टुलेशन कहते हैं। और इसी अवस्था में क्या होता है कि 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इन्हीं एक्टोडर्म, मेसोडर्म व एंडोडर्म से ही शरीर के सभी अंगों का बाद में निर्माण होता है। तो जैसे ही इन तीनों स्तरों का निर्माण हो जाता है, इन्हीं जनन स्तरों के द्वारा ही शरीर का
सभी अंगों का फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो स्टार्ट हो जाती है और सभी अंग धीरे धीरे करके बनने लगते हैं। अब इसके बाद आपने गैस्ट्रुला से जब शिशु का निर्माण देखा तो वहां पे आपने क्या देखा कि जैसे ही 7वें से 9वें महीने में कोई भी जो शिशु पहुंचता है वैसे उसमें हाथ पैर जो है डेवलप हो चुके होते हैं। इसके अलावा डाइजेशन व रेस्पिरेटरी सिस्टम व कुछ लैंगिक अंग भी उत्पन्न हो चुके होते हैं या बन चुके होते हैं। अब इसके अलावा आपने फिर क्या देखा कि जो भ्रूणी विकास की पूरी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में आपने देखा कि कैसे जो है तो तीसरे मंथ से लेकर के फिर पूरे 9वें मंथ तक कैसे जो है एक पूर्ण विकसित शिशु का निर्माण हो चुका होता है। तो मतलब एक 9वें महीने तक में कंप्लीट जो कोई भी शिशु है वो डेवलप हो चुका होता है, उसका विकास गर्भाशय के अंदर हो चुका होता है और वह बाहर निकलने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भ्रूणीय डेवलपमेंट यानी कि जो भ्रूणी विकास की प्रक्रिया है यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्रिया है वो आपको लगभग समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।